नमस्कार। एक बार फिर नवीन नितिन के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं शनिवार मोटिवेशन वाला विद नवीन नितिन। और ये हमारी चौथी मुलाकात। ये हमारी चौथी मुलाकात है। तो तीसरी मुलाकात में भी हमें वही प्यार मिला है जो लगातार पिछली दो मुलाकातों में मिला था। बिल्कुल सही है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और नितिन, मैं तुम्हें बता दूं कि लोग कह रहे हैं कि सर किस्से कहानियों के थ्रू बताने को जारी रखिए और हो सके तो बढ़ा दीजिए। वाह। तो ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन तो वही रखेंगे 25 मिनट के आसपास, लेकिन आज थोड़ा सा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और कर देते हैं। वंडरफुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैबुलस फेलियर के बारे में। फेलियर, और वो भी फैबुलस फेलियर और अगर मैं मेरे लोगों के लिए इसकी हिंदी करूं, जी, अद्भुत असफलता। क्या बात है, मजा आ तो गया। मतलब असफलता भी अद्भुत हो सकती है। आपके पास तो कहानी भी है इसकी। हाँ, मैंने वैक्सीन 50 में जब कई कहानियाँ, क्योंकि नेचुरली जब कोरोना का टाइम था तो सफलता असफलता हमारे दिमाग के साथ जुड़ गई थी, हमारी साइके में फिट हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे याद आ रही है कि मैंने कहानी जो इसमें यूज़ की थी, बहुत पुरानी कहानी है, बिल्कुल जिसे कहेंगे कि बच्चों की कहानी है, लेकिन शायद बात समझाने के लिए बहुत अच्छी है कि एक किसान का जो गधा था वो एक सूखे कुएं में गिर गया, और सूखे कुएं में गिरते ही वो उसको निकालने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है और उसको निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन गधे का लॉस भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसे लगा कि अब ये नहीं निकलेगा तो उसने सोचा कि चलो यार, इसको यहाँ दफन कर देता हूँ, तरफ तरफ के मरेगा नहीं तो। और उसने अपने जो काम करने वाले लोग थे उनको कहा कि यार, ये मिट्टी का जो ढेर है ये पूरा इस कुएं में डाल के और इस बेचारे को यहीं दफना दो ताकि ये शांति से मर जाए। अब आप देखिए कि हुआ क्या कि जैसे ही उसके नौकरों ने उस मिट्टी को उस कुएं में डालना शुरू किया, तो जैसे ही पहला, आप समझिए कि थप्पा नीचे गया, तो गधा घबरा के उस पहले थप्पे के ऊपर आके खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे जैसे वो लोग मिट्टी के ढेलों को, ढेर को उस कुएं में डालते, वो अपने लेवल के हिसाब से ऊपर चढ़ने लग गया। और आखिर में ऐसा हुआ कि उस मिट्टी के ढेरों के लेवल के साथ साथ वो भी ऊपर आता गया और फाइनली कुएं के बाहर आ गया। सुंदर। तो यानी कि जिस चीज को हम गधे के जीवन की असफलता मान रहे थे, एक्चुअल में वो उसकी बाद में सफलता का कारण बन गई। और इस कहानी से यदि हम एक साइकोलॉजिकल मैसेज निकालना चाहें तो हम ये साइकोलॉजिकल मैसेज आराम से निकाल सकते हैं कि आपके जीवन के जब जब आपके जीवन में ऐसा कोई गधा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी किसी कुएं रूपी सो कॉल्ड अनडिफाइंड डिफिकल्टी में पड़ी हो, तो सोचिए ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे आप बेकार मान रहे हैं। आपके आसपास ऐसी बहुत मिट्टी होगी जिसे आप बेकार मान रहे होंगे, पर जैसे ही आप अपनी आंख, अपनी सोच बदलेंगे, वही मिट्टी आपके असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के काम आ जाएगी, बशर्ते हम असफलता को अद्भुत रूप से देखने के लिए अपनी आंख तैयार कर लें। देखो नितिन, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे किस्से हैं। असफलता सफलता की कुंजी है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। हम लोग सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको कई बार रियलाइज नहीं करते। और इसी वजह से जिस तरह का सक्सेस हमें अपने करियर में, हमें हमारे बिजनेस में, हमें हमारे आम हर रोज के जीवन में मिल सकता है, हम उसको मिस कर जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि हम इसी टॉपिक पे आज मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आज हम फोकस करेंगे युवा साथियों पर, बिल्कुल सही। स्पेशली उन पर जो अपने करियर्स को बनाने के लिए अभी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पोस्ट कोरोना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे युवा अपने करियर को वापस बनाना चाहते हैं, अपने जो भी उनकी एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशन सिंपल बीए बीकॉम थी या प्रोफेशनल थी या मेडिकल या वो कुछ और खास कर रहे थे, वो एक डिरेलमेंट उसमें हुआ है, तो उसको वापस लाना है। फिर सबसे कंपटीशन भी करना है, फिर कुछ अपने लिए ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर वो अपने परिवार के लिए कुछ कमा सकें। तो मेरे ख्याल से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, हम इसी पे आगे चलते हैं। आप यदि एक काम अपने जीवन से निकाल दें तो हमारे युवा साथियों के लिए तो खास तौर पर जीवन बेहद आसान हो जाएगा। उन माओं के लिए भी
जो बच्चों को बड़ा कर रही है, क्या हम केवल एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आज से ये सौगंध लें कि हम कुछ भी करेंगे खुद की तुलना, कंपैरिजन नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। फेलियर इतना बुरा भी नहीं होता। मुझे लगता है कि फेलियर का एहसास लोगों को इस कदर करा दिया जाता है कि वो उसको गलत समझने लगता है। सफलता असफलता समझ में आती है कि अगर मुझे कुछ मिलना शुरू हो गया है तो मैं सफल हूँ, और मुझे कुछ मिलना था मैं नहीं ले पाया तो मैं असफल हो गया हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा अंतर भी नहीं है कि हम तुरंत कंपैरिजन में आ जाते हैं। और हमारे आसपास के लोग, इनफैक्ट कई बार तो वो लोग जिन्हें हमें आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए थी, वो ही हमें पीछे धकेलना शुरू कर अनजाने देते में। हैं, अनजाने में। ऐसी उनकी आदत में शुमार हो सकता है, और कई बार वो अनकॉन्शियसली ऐसा कर जाते हैं, और हम लोग भी उनकी बात को थोड़ा ज़्यादा दिमाग से या दिल से लगा लेते हैं। तो कंपैरिजन भी मुझे लगता है कि फेलियर को और ख़तरनाक या असहनीय बनाने के लिए रोल अदा करता है। और कंपैरिजन पे भी मैं ज़रूर बोलूँगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ा बताएं। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम अक्सर एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की अलग रेस दौड़ रहा है। कोई 10 मीटर की रेस दौड़ रहा है, कोई 50 मीटर की रेस दौड़ रहा है, तो कोई मैराथन दौड़ रहा है। हम अचानक एक 10 मिनट स्प्रिंटर वाले व्यक्ति से 10 घंटे दौड़ने वाले मैराथन वाले का कंपैरिजन करने लगते हैं। क्या आप अपने आप को केवल एक बात याद दिला सकते हैं कि आपकी जिंदगी केवल और केवल अनोखी और आपकी है, यूनिक। यू आर यूनिक, सो इज योर लाइफ। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कंपैरिजन बुरा भी नहीं होता, अगर हम कंपैरिजन इसलिए करें कि हम दूसरे के गुणों से सीखना चाहते हैं। अगर हम दूसरों के द्वारा की हुई गलतियों को नहीं दोहराने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को सही बनाने के लिए कंपैरिजन करते हैं, वहाँ भी कंपैरिजन बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ पर कंपैरिजन अनमाइंडफुल होता है, बिना बात का होता है, वो हमारी लाइफ को बहुत नीरस भी बना सकता है, डिस्करेज तो करता ही है। तो मेरा तो ये कहना है कि कंपैरिजन करते समय इन टोटलिटी पिक्चर देखी जानी चाहिए, कंप्लीट बहुत अच्छी टोटलिटी बात में कही पिक्चर आपने। देखी जानी चाहिए। हम कई बार सिर्फ ये देख लेते हैं, मैं क्लास में इस बच्चे के साथ पढ़ता था स्कूल में, और मैं उससे 10 साल बाद मिला तो मैंने देखा कि यार वो तो बहुत बड़ी गाड़ी में आया है, उसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं तो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तुरंत हमारे दिमाग में तमाम तरह की नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, विदाउट सीइंग कि उसने अगर अपने फैमिली बिजनेस को एक्वायर किया है और आपको फैमिली बिजनेस एक्वायर करने के लिए नहीं मिला है, तो डेफिनेटली ये कंपेरेबल सिचुएशन नहीं थी। लेकिन इससे आपने जो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या आप जिस बिजनेस के लिए अभी लगे हुए थे, वो दुनिया तो आप अभी अपनी क्रिएट करने वाले थे। और जब आप अपनी खुद की दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, देखिए जब तक दोनों एक जगह से नहीं भागेंगे, कोई भी रेस होती है, सारे दौड़ने वाले एक ही पॉइंट से दौड़ते हैं, तभी तो वो रेस है। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप तो 500 मीटर आगे से या 1 किलोमीटर आगे से दौड़ेंगे, तो वो तो कोई रेस हो ही नहीं सकती। इस तरह की रेस को तो कोई भी समानता के लेवल पे लेगा नहीं। तो इसीलिए कंपैरिजन के समय में मेरा ये कहना है, और इसके बारे में मैं एक किस्सा भी शेयर करूंगा मेरे ख्याल से, या तो आखिर में जब टिप देने की बात आएगी। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कंपैरिजन अनमाइंडफुल नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के होनी चाहिए, ये टोटलिटी में होनी चाहिए। और अगर आप कंपैरिजन दूसरे की गलतियों से सीखने के लिए, उनके गुणों से सीखने के लिए करते हैं, नथिंग लाइक दिस। तो यहाँ क्योंकि मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, बिल्कुल। तो ये बात मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि आप कंपैरिजन शब्द को छोड़ दें। यदि आप दूसरे को देखकर सीख रहे हैं तो उसे सीख कहते हैं, कंपैरिजन नहीं कहते। कंपैरिजन हमेशा जहर का ही काम करेगा। आप दूसरों से सीखें। जो हम कह रहे हैं, शब्दों का समस्या क्या है कि वो अपना एक खाका बना लेते हैं दिमाग के अंदर। तो जो नवीन जी का कहना है उसके अनुसार बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं शायद, बिल्कुल कि आप सीखें, आप देखें और सीखें, पर आप कंपैरिजन करके अपने जिंदगी में जहर ना घोलें। आप एक यूनिक जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को याद दिलाएं, मेरी मिट्टी भी
मेरे गधे को बाहर निकाल सकती है, क्या बात है। बशर्ते मैं मिट्टी को काम की चीज बना सकूं। आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं जो अनयूज्ड रहती हैं, उसे हम बोलते हैं अनयूज्ड अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट। और विश्वास माने, हम में से अधिकतर ये कभी पहचान ही नहीं सकते कि हमारा कितना टैलेंट अनयूज्ड है। जब जब आपके अंदर कुछ ऐसा सेल्फ डाउट आए कि आप जीवन में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जावेद अख्तर साहब की 2 पंक्तियां याद रख लीजिएगा कि माना यह रास्ता आसान नहीं है, माना यह रास्ता आसान नहीं है, मगर मुझको यह अफसोस भी है, क्यों अब तक तुमको अपनी पहचान नहीं है। वाह, आई थिंक इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती इस मामले में। और मेरे ख्याल से हम जो कंपैरिजन वाली बात कह रहे हैं, अगर एक सेंटेंस से इस बात को कंक्लूड करना हो तो वो ये कहा जा सकता है कि अगर आप कंपैरिजन एनकरेज होने के लिए कर रहे हैं तो करते जाइए, और अगर आप कंपैरिजन से डिस्करेज होना शुरू होते हैं तो फिर वो कंपैरिजन आपके लिए सही नहीं है, फिर वो जहर है, जैसा कि हमने अभी भी कहा। तो सीख लें, रीस भी ना करें। जलन की तो बात ही छोड़ दीजिए, रीस भी ना करें। मुझे ये बात सुनते ही बहुत सारे ट्रक याद आ गए। जब हम हाईवे पे जाते हैं तो बहुत सारे ट्रकों के पीछे, क्योंकि आपको चलना पड़ता है, तो उसमें लगा होता है कि जलो मत रीस करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ रीस भी मत करो, जलो भी मत। डू नॉट बी जेलस, नीदर बी एनवी। एनवी भी मत करिए। आपकी जिंदगी है, देखिए आपकी कौन कौन सी मिट्टी है जिससे आज तक आपने खूबसूरत घड़े नहीं बनाए हैं। देखिए आप जीवन में क्या नए फूल खिला सकते हैं। किसी और की क्यारी को देखकर, जो अभी नवीन ने हमें कहा, वही काम करें। किसी और की क्यारी को देखकर केवल एक संदेश अपने आप को दें कि फूल खिलाए जा सकते हैं। कंपैरिजन वाली बात में ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि दूसरों के अच्छे दिन देखकर, दूसरों के मतलब लाइफ को अच्छा देखकर कई बार हम एक गलती और करने लगते हैं। यानी कि कंपैरिजन वाली बात तो हमने कर ली, लेकिन लोग क्या करने लगते हैं, एक गलत बात कहने लगते हैं कि ये इंसान लक्की है और मैं हालात का शिकार हूँ। हमारे यहाँ हम तुरंत एक बॉलीवुड के वो हीरो बन जाते हैं, ट्रेजिक हीरो बन जाते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि दुनिया की तमाम मुश्किलें हमारे लिए हैं और दूसरे के लिए सिल्वर स्पून से वो पैदा हुआ है और सारा रास्ता उसके लिए मखमली रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है नितिन। बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं कि जिनके बाप दादाओं के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन्होंने अपने खुद के टैलेंट से, अपने खुद की हिम्मत से उस काम को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया, और परिवार ने उनको जो विरासत दी वो उसको सहेज नहीं पाए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो परिवार का नाम था या जो भी सामान था उन्होंने वो पूरा डुबा दिया। वहीं कुछ लोग ऐसे थे गांव में या छोटे छोटे कस्बों में जिनके पास बहुत अच्छी बैकग्राउंड नहीं थी, जिनको पीछे से बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन एक छोटे से स्कूल में पढ़ के ठीक ठाक कॉलेज एजुकेशन ले भी नहीं पाए होंगे वो लोग, एक आइडिया को फॉलो किया, एक आइडियोलॉजी को फॉलो किया, अपने दिल को फॉलो किया, और कंसिस्टेंसी वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, एक ही चीज के पीछे धुन के साथ सवार उनको हो गई और वो करते गए, और मैंने देखा है कि वो लोग बहुत आगे निकल गए। तो उन्होंने अगर आपकी तरह या हम में से बहुत सारे लोगों की तरह उसकी किस्मत को ही मान लिया होता तो कभी भी बहुत सारे लोग नहीं निकलते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उद्योगपति आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे मिल जाएंगे, हमारे आईएएस में, सिविल सर्विस में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड के साथ उन्होंने शुरू किया एंड फाइनली दे रीच्ड एट द हाइट्स। आज ही एनडीटीवी ने एक प्रोग्राम दिखाया है जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी एक ब्यूटी पेजेंट जीत कर आई है। हाँ, मैंने सुना कर लिया। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। तो एक काउंसलिंग केस मेरा भी हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इस केस से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, सब सुनने वालों के। मेरे बगल में हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल 2 एग्जाम्स को क्लियर करने वाली एक शख्सियत बैठी है, सीए और आईएएस। मैंने सीए नहीं किया, मैंने सीएस किया। सीएस है ना? हाँ, लेकिन सीएस भी टफ हो जाता है। और मैंने तो इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया। तो क्या मेरा टैलेंट आपके टैलेंट से कम हो जाता है? अक्सर ऐसा आपके साथ भी होगा। क्या मैं अब
इस बड़े बरगद के नीचे घास की तरह महसूस करूं, क्योंकि अचानक आपके साथ ऐसा होगा। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आप तो कुछ भी नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं है। तो टैलेंट वर्ड की इस मृग मारीचिका से निकालने के लिए एक किस्सा सुनिए, एक काउंसलिंग केस सुनिए मेरा। मेरे पास एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए दिल्ली में मैं सेशंस दे रहा था, और उस कंपनी के जो हेड थे उन्होंने मुझसे कहा कि इस व्यक्ति पे ध्यान देना बंद कर दो, इसे हम निकालने वाले हैं। वो व्यक्ति वास्तव में ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा था जिसे देख के लग रहा था कि ये एमबीए किया हुआ व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कि दिल्ली में जिन रास्तों पे वो लगातार चलता हो उन रास्तों को भूल जाना, टाइम गलत बता देना, वगैरह वगैरह। जाने से एक बार एक दिन पहले 1 घंटा उसने मेरे सामने बैठा और वो बहुत रोया। उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी, मैंने एमबीए के लिए लोन लिया है और मुझे वापस अपने गांव जाना पड़ेगा, मेरी इससे कुछ हो नहीं पाता, मैं घबरा जाता हूं। मैंने उसको केवल यही बात बोली जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने उससे कहा टैलेंट शब्द को दिमाग से निकाल दो, टैलेंट कुछ होता ही नहीं है, केवल एक ही शब्द होता है, वो होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो जो सर की कहानी थी अभी, जो नवीन ने कहानी सुनाई कि मिट्टी डालेंगे और गधा भी बाहर निकल आएगा, आप जानते हैं क्या हुआ? मेरी उसके साथ 3-4 बार और बात हुई। अचानक 5 साल बाद मेरे पास एक फोन आया, और मैं अक्सर आवाजें पहचानने में अच्छा हूं पर नहीं पहचान पाया, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री में 5th पोजीशन का व्यक्ति बोल रहा हूं। तो मुझे लगा कोई और नया व्यक्ति है सेम नाम के साथ। उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं। मैं ताज्जुब कर गया। जानते हैं क्या जादू हुआ था? जिस दिन उस व्यक्ति ने मेरे से बात की उसी दिन उसकी कंपनी के टॉप 3 लोग छोड़ के चले गए 1 महीने के अंदर अंदर। अब कंपनी की मजबूरी हो गई उस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करने के लिए, और अचानक अब वो व्यक्ति सीनियर हो गया। सीनियर होते ही अचानक उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और वो व्यक्ति जिसे कंपनी निकालने की बात कर रही थी लगातार 3 साल बेस्ट परफॉर्मर रहा। वाह। केवल किस वजह से? उसे अपनी मिट्टी को डालकर गधा निकालना आ गया। उसने टैलेंट की मजदूरी करनी बंद कर दी। उसने अपने भीतर के अविश्वास पर अचानक विजय पानी शुरू कर दी। आप अपने अंदर के किस किस अविश्वास को रोज खाना खिलाते हैं? क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बात की टैलेंट और आत्मविश्वास की, उस पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं वो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। बचपन से हम लोग यही सुनते सुनते बड़े हो गए कि 10th के मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है, 12th के मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है। 10th का तो नहीं पता, लेकिन 12th के मार्क्स की वैल्यू इसलिए होती है कि कॉलेज कहाँ मिलेगा वो 12th के मार्क्स डिसाइड करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100 मार्क्स आते हैं, उनके 99 मार्क्स आते हैं। लेकिन हर बच्चा जिसके 99 और 100 मार्क्स आ रहे हैं, जिसको कि सारे कह रहे हैं कि अरे वाह क्या बात है, पढ़ने में कितना अच्छा है, लेकिन क्या उनमें से हर किसी को आने वाले 5 साल के अंदर, क्योंकि आपने जब 12th की है उसके आगे के 5 साल आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तय करने वाले हैं कि बाकी के 50 साल आपके नाम के साथ क्या लगेगा। वो 5 साल, तो वो जो 5 साल आपने काम करना है उसमें ज़रूरी नहीं कि वो 99 और 100 वाला जिसको आप टैलेंट मानने की गलती कर जाते हैं। Exactly. वो एक रेस है, आप उस रेस में भाग लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप सारा पढ़ गए, आपने पूरा समझ लिया, आपने एग्ज़ाम यूं का यूं लिख दिया और आपके 99 या 100 मार्क्स आ गए। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ सिविल सर्विस निकालने वाले लोग, बहुत सारे कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन पर आने वाले लोग 60, 70 और 50 वाले भी हैं। तो इसीलिए जो यूथ ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो कुछ नहीं रहने वाली है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अलग बात है कि ऐसे एग्जाम्पल्स की बात कम की जाती है। और हमने पिछले दिनों में एक बात और भी की थी, आपको याद हो कि कोटा में जब बच्चे असफल होने लगते हैं तो केवल जो 50 बच्चों की फ़ोटो अखबार में छपती है उन्हीं को आइडियल बना दिया जाता है। 1.5 लाख बच्चे कोटा में रह के कोचिंग लेते हैं। 50 लोगों को आइडियल बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 1,49,950 लोगों के अंदर तो समझ में नहीं आएगा ना कि उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ। क्योंकि अगर हम ऐसे एग्जाम्पल बताने शुरू कर दें कि देखिए ये आईआईटी में नहीं निकला, मेडिकल में नहीं निकला, लेकिन उसके बावजूद इसने इस रास्ते को चुना। क्या बात। और मैंने रोमन सैनी का एग्जाम्पल पिछली बार दिया ही था, आप जानते ही हैं। और उसमें एग्जाम्पल में इनर कॉलिंग की बात अपन ने जब की थी, हमने इसी बात को रिपीट किया था एग्जैक्टली। तो मैं आज फिर याद दिलाना चाहता हूँ हमारे युवाओं को
कि टैलेंट, आत्मविश्वास, रियल पोटेंशियल, और मैं तो एक बात और मानता हूँ, हमारी सिविल सर्विस के इंटरव्यू के बारे में बहुत तरह की र्यूमर्स चलती हैं, और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कई प्रकार के चैनल्स हैं, वो ज़बरदस्ती इस तरह के इंटरव्यू दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं किस प्रकार का इंटरव्यू होता है। भाई जिस तरह का इंटरव्यू इंसानों के लिए होता है वैसा इंटरव्यू होता है, लेकिन वहाँ पर एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि उस इंटरव्यू में ये देखा जाता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ब्यूटीफुल। आपने जो सीख रखा है आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, आप उसको एक आम जीवन की केस स्टडी के समय यूज कैसे करेंगे। क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सारा रट्टा मार के दिमाग में फीड कर लेना मेमोरी में, आई डोंट थिंक ये टैलेंट मानने की गलती किसी को करनी क्या चाहिए। बात है, एकदम सही। तो मेरे एक मित्र हैं लोकेश साहिल जी, उनका एक बहुत सुंदर शेर, वाह। जब भी असफल हो तो खुद को याद दिलाइएगा, मन की ज्योति को बुझने देना, मन की ज्योति को बुझने देना, यह करने में सार नहीं है। मन की ज्योति को बुझने देना, यह करने में सार नहीं है। अंधड़ में थोड़ा झुक जाना, ये पेड़ों की हार नहीं है। क्या बात है। कभी भी जीवन अगर थोड़ा झुकने के लिए मजबूर करे तो उसे हार मानने की गलती ना करें। जिंदगी कभी कभी डगमगा देती है ताकि आप संभलकर और बेहतर देख सके। तो एक छोटी सी स्टोरी हो जाए। एकदम। एक बार एक मेंढक जो है वो किसी जंगल से गुजर रहा था, और उसने देखा कि एक छोटा सा गंदा सा तालाब है और उसके किनारे पर एक दूसरा मेंढक जो है रो रहा है। उस मेंढक ने, जो विजिटर मेंढक है, उसने उस रोते हुए मेंढक से पूछा कि भाई क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं। उसने कहा यार मेरे इस तालाब की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, अब इसमें कीड़े मकोड़े और खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और यार मैं क्या करूं। तो उसने कहा थोड़ी दूर हमारा तालाब है, ठीक मेंटेन्ड है, उसमें कीड़े मकोड़े जो जो आपको चाहिए वैरायटी ठीक है, आप चलो मेरे साथ। उसने कहा नहीं यार जाना पड़ेगा क्या। उसने कहा हाँ यार चलना तो पड़ेगा, मेरे साथ जाना तो पड़ेगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मेरी जीभ इतनी लंबी हो जाए कि वो तुम्हारे तालाब तक पहुंच जाए और मैं वहां से कीड़े मकोड़े खा लूं। उसने कहा यार जो हो नहीं सकता उसके लिए फालतू बातें क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो फिर मैं तो फिर ऐसे ही मर जाऊंगा। वो इस तरह की बातें कर ही रहा था, इतने में एक बगुला पास के पेड़ पे आके बैठ गया। अब वो उसको देखने लगा। उसने कहा और कुछ होना हो ये बगुला तो मुझे जरूर खा जाएगा, पहले ही मैं भूखा मर रहा हूँ और अब मुझे इससे मरना पड़ेगा। वो जो विजिटर मेंढक है वो समझ गया कि लाइफ में ये आदमी कुछ करना नहीं चाहता, ये इस जगह के साथ चिपक गया है, कुएं का मेंढक बन गया है या उस जंगल के गंदे तालाब का मेंढक बन गया है। और उसने कहा भाई साहब चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं तो चलता हूँ। उसने कहा नहीं भाई साहब आप तो जाओ। जब वो जा रहा है और पीछे मुड़ के देखता है तो वो जो रोता हुआ मेंढक था बगुले की चोंच में है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बगुले की चोंच में फंसा हुआ वो मेंढक उस जाते हुए मेंढक को भी ये कह रहा है बहुत लकी है यार तू, तेरी जगह इसने मुझे पसंद किया है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल हमारी लाइफ में बहुत बार होता है। हम बैठे हुए क्रीपिंग करते रहते हैं, हम अपने जो सुधार हमें अपने अंदर लाना चाहिए, जो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप हमें शो करना चाहिए, उसकी तो हम कोई कोशिश नहीं करते। दूसरे को लक्की मानना और खुद को हालात का शिकार मानना ये हमारी आदत में शुमार हो गया है, और हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं यार मेरी लाइफ में तो यही होगा। और वो जो एफर्ट, वो जो आखिरी कुदाल के बाद हीरा निकलने वाला था, वो उस आखिरी कुदाल ही नहीं लगती, एंड वी जस्ट कम बैक। बिल्कुल। आपसे यदि कभी भी दुनिया की कोई ताकत ऐसा कहे कि आप में क्षमता की कमी है, तो याद रखिएगा संसार जिन लोगों ने पलटा है, जिन्होंने परिभाषित किया है, उन सभी को पूर्ण संसार ने यही कहा था कि तुम में क्षमता की कमी है। यदि आप में किसी चीज की कमी हो सकती है तो वो प्रयास की, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, और ये दोनों के दोनों खुद ही पूरे किए जा सकते हैं। अपने आप को एक सेंटेंस, 3 टिप्स मेरी तरफ से, 3 टिप्स नवीन की तरफ से, तो मैं अपनी टिप्स समाप्त कर रहा हूं। पहली, अपने आप को मैनेजमेंट में कमजोर मत कीजिए। मैनेज योरसेल्फ ब्यूटिफुली। 90% लोग मिसमैनेजमेंट को मिसफॉर्च्यून मानते हैं। ध्यान रखें आप मैनेज्ड बहुत बहुत अच्छे से होने चाहिए। सक्सेसफुल लोग बेटर मैनेज्ड होते हैं। नंबर 2, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जिंदा रखने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए कि आप खुद जिंदा हैं।
और कुछ नहीं चाहिए। आपको सफलता नहीं चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जिंदा रखने के लिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए। इस पे हम बाद में पूरा एक सेशन करेंगे। और नंबर 3, आप जब कभी भी कुछ करने का प्रयास करें और ना कर पाए तो मेरी एक पंक्ति आप सबको समर्पित, जो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाई, आई लिव बाय रिजल्ट, आई लिव बाय एफर्ट, आई नेवर लिव बाय रिजल्ट। मैं केवल प्रयासों की जिंदगी जीता हूं, मैं सफलता असफलता को देखता ही नहीं। मेरी सफलता यह है कि मैंने पूर्ण प्रयास किया था, 110% मैंने दिया था। आप मेरा तो जो पहले मैंने बात ऑलरेडी कही है, मेरे ख्याल से समअप के समय मैं उन्हीं को एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी भी वेंचर में, प्रोजेक्ट में, कंपटीशन की तैयारी में अगर फेलियर मिला है तो मुस्कुराइए, वाह। क्योंकि इसका मतलब ये है कि सफलता आसपास है। क्या बात है। तो पहला स्टेप असफलता मिल गया है, अब अगला स्टेप आपको मिलने वाला है, लेकिन असफल होकर चुपचाप मत बैठ जाइए अपने घर पे। सुंदर। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कोई भी सफलता और असफलता कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप कंसिस्टेंट रूप से असफल होंगे तो वो सीधा सीधा आपको सफलता की चोटी पर लेके जा रहा है। तो अपने उस प्रयास को मत छोड़िए। चाहे आप बिजनेस में, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, एक साइकिल पर सामान लाते हैं, उसको कहीं उतार के आते हैं, सालों साल ये करते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है लाइफ में, फिर एक काम को पकड़ लेते हैं, सालों साल उस काम को करते हैं। देखने वाले सोचते हैं ये इससे कहाँ तक जाएगा, लेकिन इससे वो बहुत दूर तक चला जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कंपैरिजन मत करिए। मैं ये बात हर बार बोल रहा हूँ, फिर से कहूँगा कि दूसरों की सफलता को देखकर ये मत सोचिए कि उन्होंने क्या किस तरह से पाया है। डाउट मत करिए दूसरों के ऊपर। हो सकता है उन्होंने सही कदम उठाए हों। दिन भर एक आदमी एक कुदाल लेके 8 घंटे जमीन खोदता रहे और फिर कहे कि मैं बहुत अच्छा मजदूर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मेहनत कोई कामयाब हुई होगी। कुदाल मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुदाल कहाँ मारनी है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर। तो मेरा ये मानना है कि कंपैरिजन बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ होनी चाहिए, टोटलिटी में होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आज के टिप यही थे। तो नितिन, मुझे लगता है कि आज के लिए एक शेर से समाप्त करें। व्हाई नॉट। आंधियों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। बार बार बनाइए, लगातार बनाइए, मुस्कुराते रहिए, उमंग के साथ रहिए। सफलता की चिंता मत करिए, वो झकमरा कर आपके पीछे भागेगी। धन्यवाद। नमस्कार।